मिलिट्री में नौकरी की थी, वह भी मेजर रैंक पर, जिसने केवल देश हित के लिए अपना नाम, राष्ट्रीयता, यहाँ तक कि अपना धर्म तक बदल लिया था। उसने पाकिस्तान आर्मी की कई टॉप सीक्रेट जानकारियां भारत तक पहुंचाई थी और उसकी दी गई सूचनाओं के कारण ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई गुप्त ऑपरेशनों को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया था। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस व्यक्ति ने भारत के लिए इतना कुछ किया, जब वही व्यक्ति पाकिस्तान के हाथों पकड़ा गया, तब भारत सरकार ने उसे बचाने के लिए किसी भी तरह की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि सरकार ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार तक नहीं किया। सवाल यह है क्यों, और वह जासूस कौन था? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रॉ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाई रविंद्र कौशिक की। कैसे रविंद्र कौशिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट बनकर पाकिस्तान गए, कैसे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर नौकरी हासिल की और पूरे 8 साल तक सेवा करने के बाद आखिर कैसे वे पाकिस्तान आर्मी के हाथों पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद उनका अंतिम अंजाम क्या हुआ। आज इस पूरे मामले की सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ था। उनके पिता जेएम कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे और उनकी मां कमला देवी एक गृहिणी थी। रविंद्र 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। बचपन से ही रविंद्र को अभिनय का बहुत शौक था। उनके पूरे परिवार के मन में देश के प्रति गहरा प्रेम था। एक देशभक्त किसी देश के लिए कितनी बड़ी संपत्ति होता है, यह बात रविंद्र ने अपने जीवन से साबित कर दी। रविंद्र कौशिक का घर भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में होने के कारण उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों को बहुत नजदीक से देखा था। इन दोनों युद्धों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। इन घटनाओं ने रविंद्र के बाल मन को गहराई से प्रभावित किया। तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि मौका मिलने पर वे भी देश के लिए कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसके बाद कई साल बीत गए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र ने राजस्थान के एसडी बिहारी पीजी कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। कॉलेज में प्रवेश लेते ही वे कॉलेज के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रविंद्र कितने हैंडसम थे, लेकिन बात सिर्फ लुक्स की नहीं थी। रविंद्र में एक अच्छे अभिनेता के लिए जरूरी हर गुण मौजूद था। उनका एटीट्यूड, अभिनय कौशल और आत्मविश्वास सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इसी वजह से उन्हें किसी भी नाटक में आसानी से बेहतरीन भूमिकाएं मिल जाती थी। रविंद्र की एक खासियत यह भी थी कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या आर्मी ऑफिसरों यानी बेहद देशभक्त किरदारों को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभा लेते थे। पढ़ाई के दौरान कॉलेज का थिएटर ग्रुप एक बार लखनऊ में आयोजित नेशनल थिएटर फेस्टिवल में शामिल हुआ। वहां रविंद्र ने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, जो भेष बदलकर दुश्मन के अड्डे में घुसकर गुप्त जानकारियां निकालने में माहिर था। इस भूमिका को रविंद्र ने इतनी बेहतरीन और सटीक तरीके से निभाया था कि दर्शक उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाए। सभी को लगा कि यह लड़का बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा अभिनेता बनेगा, लेकिन किस्मत ने उस दिन रविंद्र के लिए एक बिल्कुल अलग कहानी लिख रखी थी। जिस दिन रविंद्र मंच पर अभिनय कर रहे थे, उसी समय दर्शकों के बीच कुछ रॉ अधिकारी भी मौजूद थे। रविंद्र का अभिनय देखकर वे अधिकारी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तय कर लिया कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद वे रविंद्र को नौकरी का प्रस्ताव देंगे। थिएटर खत्म होते ही जैसे ही रविंद्र मंच से नीचे उतरे, एक अधिकारी ने जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की। उस अधिकारी ने रविंद्र को एक सरकारी नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन वह नौकरी क्या होगी और कहां होगी, इसकी कोई भी जानकारी उस समय रविंद्र को नहीं दी गई। बस इतना कहा गया कि पहले उन्हें एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना होगा। जब रविंद्र दिल्ली पहुंचे, तब उन्हें बताया गया कि उन्हें रॉ एजेंट के रूप में नौकरी करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। रविंद्र को खुफिया एजेंसियों के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन रॉ के बारे में उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तब अधिकारियों ने उन्हें पूरा मामला साफ साफ समझाया कि भारत का जासूस बनकर उन्हें पाकिस्तान जाना होगा, वहां अंडरकवर रहकर गुप्त जानकारियां इकट्ठा करनी होंगी और फिर वे जानकारियां भारत भेजनी होंगी। इस काम में कितना जोखिम है और पकड़े जाने पर उसके साथ क्या क्या हो सकता है, इसकी एक बुनियादी जानकारी उसे दी गई। उस समय रॉ पाकिस्तान में अपना नेटवर्क और मजबूत करने के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके भीतर देशभक्ति, आत्मविश्वास और अभिनय कौशल सब कुछ मौजूद हो।
रविंद्र को देखकर उन्हें लगा कि वह इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। काम की सारी जानकारी सुनने के बाद रविंद्र अच्छी तरह समझ गया था कि अगर वह एक बार इस मिशन से जुड़ गया तो उसे पूरी जिंदगी छिपकर हर पल जान के खतरे के साथ जीना पड़ेगा। वो अपने परिवार, दोस्तों, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन देश के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने यह काम स्वीकार कर लिया। 1973 में रविंद्र ने अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी की। इसके बाद वह नौकरी का बहाना बनाकर राजस्थान से दिल्ली आ गया। फिर उसे दिल्ली से अमृतसर भेजा गया। अमृतसर में उसकी 2 साल तक ट्रेनिंग चली, जहां रविंद्र को एक विशेष मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। उसका काम यह था कि उसे एक अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान जाना होगा और वहां से टॉप सीक्रेट जानकारियां इकट्ठा कर भारत भेजनी होंगी। सिर्फ जानकारी भेजना ही नहीं, बल्कि उसे पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखनी थी। और चूंकि उसे पाकिस्तान में लंबे समय तक रहना था, इसलिए उसे वहां की लोकेशन, इतिहास, संस्कृति, धर्म और बोलचाल के तरीके, इन सभी चीजों की गहन ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र नियमित रूप से कुरान पढ़ते थे, नमाज अदा करते थे और किसी को भी उन पर शक न हो, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह इस्लामी जीवन शैली अपना ली थी। यहाँ तक कि संदेह से बचने के लिए उनका विधिवत खतना भी कराया गया। हालांकि 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी उन्हें सीधे पाकिस्तान नहीं भेजा गया। रविंद्र की क्षमताओं को परखने के लिए पहले उन्हें 7-8 अलग अलग देशों में छोटे छोटे मिशनों पर भेजा गया। इसी दौरान यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में वे जासूस के रूप में काम कर रहे थे। कई गुप्त मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रॉ अधिकारियों को यकीन हो गया कि रविंद्र अब पाकिस्तान में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रविंद्र की धार्मिक पहचान पहले ही बदल दी गई थी और वे सख्ती से इस्लाम धर्म का पालन करने लगे थे। इसके बाद रॉ का अगला कदम उनके लिए एक नई पहचान तैयार करना था। सबसे पहले रविंद्र कौशिक के सारे पुराने दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। इसके बाद रविंद्र कौशिक का नया नाम रखा गया, नबी अहमद शाकिर, जो पाकिस्तान का एक नागरिक था। इसी नाम से पाकिस्तान में उनका राशन कार्ड बनवाया गया और वहां उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद कौन उनकी मदद करेगा और वहां रहकर वे रॉ से नियमित संपर्क कैसे बनाए रखेंगे, इन सभी बातों की उन्हें पूरी जानकारी दी गई। आखिरकार 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचते ही रविंद्र का पहला काम था एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना। उन्होंने समाज के प्रभावशाली लोगों से दोस्ती की और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। उन्हें खुद को एक आम पाकिस्तानी नागरिक के रूप में समाज में स्थापित करना था। पाकिस्तान में शुरुआती दिनों में रविंद्र एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही जिंदगी जी रहे थे। वह सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लेता है। कॉलेज में वह बहुत से दोस्त बनाता है और हमेशा सबके साथ घुल मिलकर रहता है। यहाँ तक कि रविंद्र ने छोटी मोटी कई नौकरियां भी की थी, लेकिन जिस मकसद से उसे पाकिस्तान भेजा गया था, यानी पाकिस्तानी सेना की टॉप सीक्रेट जानकारियां इकट्ठा करना, वह काम अभी तक शुरू नहीं कर पाया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इस मिशन की शुरुआत कहां से करे। एक दिन कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठकर चाय पीते हुए जब वह अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक ऐसी खबर पर पड़ी जो उसके लिए एक गेम चेंजिंग अवसर साबित हुई। उसने देखा कि अखबार में पाकिस्तानी सेना में भर्ती का एक विज्ञापन छपा हुआ था। रविंद्र ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने सबसे पहले भारत में मौजूद रॉ को जानकारी दी कि वह पाकिस्तानी सेना में शामिल होना चाहता है। रॉ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रविंद्र ने उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। किस्मत से वह शारीरिक परीक्षा पास कर गया और उसे वह नौकरी मिल भी गई। नौकरी मिलने पर वह बेहद खुश था, क्योंकि उसे पता था कि सेना में रहकर जो जानकारियां वह इकट्ठा कर सकेगा वे कहीं और से संभव नहीं थी। रविंद्र ने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन सेना में शामिल होते ही वह तुरंत जानकारियां इकट्ठा कर भारत भेजने नहीं लगा, क्योंकि ऐसा करने से उस पर शक हो सकता था। इसलिए उसने बहुत चतुराई से सबके साथ गहरी दोस्ती बनाई, अपनी पहचान और संपर्क बढ़ाए और सभी के साथ मिलजुल कर काम किया। धीरे धीरे उसने बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर कमांडरों तक का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी सैनिक के रूप में भी उसने बेहतरीन काम किया और अंततः उसे पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर पदोन्नति भी मिल गई। कमीशन ऑफिसर रहते हुए उसने पाकिस्तान की कुछ टॉप सीक्रेट जानकारियां भारत भेजी थी, लेकिन बाद में जब प्रमोशन पाकर वह मेजर बन गया तो मानो उसके हाथ चांद लग गया, क्योंकि एक मेजर के पास सेना की सभी टॉप सीक्रेट मूवमेंट्स की जानकारी होती है। इसके बाद उसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। इसके बाद रविंद्र पाकिस्तान के कई गुप्त मिशनों की जानकारी
रॉ को भेजने लगा, जैसे हथियार कहाँ रखे गए हैं, कहाँ कितनी सेना तैनात है और भारत पर हमला करने की क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये सारी जानकारियां वह रॉ को देता था और रॉ आगे उन्हें भारतीय सेना तक पहुंचाता था। इसी वजह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई योजनाओं और ठिकानों को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया था। लेकिन रविंद्र किसी भी समय पाकिस्तानी सेना की शक की सूची में आ सकता था, इसलिए अपनी पाकिस्तानी पहचान को और मजबूत करने और पाकिस्तानी समाज में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए उसने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की बेटी अमानत नबी से शादी कर ली। शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम आरिफ रखा गया। पूरी तरह एक पाकिस्तानी परिवार बसाने के बावजूद रविंद्र हर किसी से बहुत सतर्कता के साथ मेल जोल रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। एक तरफ रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में मेजर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रॉ एजेंट के तौर पर वह पाकिस्तान के टॉप सीक्रेट ऑपरेशनों की खबरें भारत भेज रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना भारत को चुनौती देने के लिए जो भी योजनाएं बनाती थी वे नाकाम हो जाती थी। इसी तरह रविंद्र कौशिक की मेहनत और समर्पण ने भारत को पाकिस्तान से कई कदम आगे बनाए रखा। 1979 के बाद से रविंद्र ने भारत के लिए कई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की थी। उस समय उसके द्वारा दी गई एक खास सूचना की वजह से भारत के लगभग 20,000 सैनिकों की जान बचाई जा सकी थी। उसके काम से केवल रॉ ही नहीं बल्कि उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बेहद प्रसन्न थी। उन्होंने रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। इसके बाद भारतीय डिफेंस सर्किल में ब्लैक टाइगर का नाम बहुत लोकप्रिय हो गया था। पाकिस्तान में काम करने के दौरान रविंद्र 4-5 बार रॉ अधिकारियों से मिलने भारत आया था, लेकिन वह कभी भी सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं आता था।